बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुनो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अजीम राना और मेरे साथ मौजूद हैं शहरबानो अबान। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हमारा और आपका ये साथ 2 घंटे का होगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं बाकायदा तौर पर तो मौसम की सूरत हाल के साथ। NDMA ने मुल्क भर में जारी मानसून की बारिशों के दौरान होने वाली जानी माली नुकसान की तफसीलात जारी कर दी हैं, जिसके मुताबिक गुज़श्ता एक माह से होने वाली तूफ़ानी बारिशों के नतीजे में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले हादसात के बायस 104 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 216 अफराद जख्मी हुए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि तूफ़ानी बारिशों से 490 घरों को नुकसान पहुंचा और 118 मवेशी सैलाब की नज़र हो गए। NDMA ने बताया कि मानसून की तूफ़ानी बारिशों से सबसे ज़्यादा 39 अमवात पंजाब में हुई, खैबर पख्तूनख्वा में 34, सिंध में 22, बलूचिस्तान में 5, आज़ाद कश्मीर में 3 और गिलगित बल्तिस्तान में 1 शख्स जाँ बहक होने की तस्दीक मिली है। और उधर दरियाए बाड़ा खैबर में ऊंचे दर्जे के सैलाब की पेशगोई की गई है और मरकजी इशारा को बंद कर दिया गया है, जबकि पुल टूटने से नारान कागान तक जाने वाला रास्ता भी गुज़श्ता 7 रोज़ से बंद है। उधर बलूचिस्तान में भी हालिया बारिशों के नतीजे में नदी नालों में तुग़यानी आ चुकी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में बारिशें बरसाने वाला ये सिस्टम 6 अगस्त तक मौजूद रहेगा। दूसरी तरफ वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कि अवाम दुआ करें कि बारिशें इतनी ही हों जितनी सिंध हुकूमत संभाल सके। हमारे सिस्टम में इतनी इस्दाद नहीं कि बारिश का पानी फौरी निकाला जा सके। ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है वज़ीर आला साहब, ये तो हर साल होता है। जब भी बारिश आती है, जब भी मानसून का वेदर आता है अजीम, तो ये तो होता है। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं जी। और अब आपके साथ कुछ खबर शेयर करेंगे हम खेलों के हवाले से। ओलंपिक्स की बात करते हैं तो दुनिया में खेलों के सबसे बड़े पेरिस में इस वक्त जारी हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के 7 खिलाड़ियों ने ओलंपिक्स में हिस्सा लिया, मगर उनकी अब तक कारकर्दगी शदीद मायूस कुन रही है। अब पाकिस्तानियों की वाहिद उम्मीद अरशद नदवी जो 6 अगस्त को अपने इवेंट के इब्तदाई राउंड और फाइनल राउंड में क्वालिफाई करने की सूरत में 8 अगस्त को वो एक्शन में होंगे। और तवक्को ये है कि अरशद पाकिस्तान के लिए 32 साल के तवील इंतजार के बाद कोई मेडल जीत सकेंगे। इसके अलावा पेरिस ओलंपिक्स में होने वाले अब तक के मुकाबलों की अगर हम बात करें तो चीन 16 गोल्ड, 12 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल के साथ सरफहरिस्त है। इसके बाद अमेरिका 14 तलाई, 24 चांदी और 23 कांसी के तमगों के साथ दूसरे, जबकि फ्रांस 12 सोने, 14 चांदी और 15 कांसी के तमगे लेकर तीसरी पोजीशन अपने नाम कर चुका है। तो हमारी दुआएं हैं, हमारी उम्मीदें अरशद नदीम के साथ है जी कि वो जेवलिन थ्रो का ये मुकाबला जीत पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आएँ। बिल्कुल, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और आगे बढ़ेंगे, एक और खबर शामिल करेंगे बांग्लादेश से, जहाँ ना तो सिस्टम के खिलाफ सरापा एहतजाज अवाम नजर आ रही है। इत्तेहाद ने मुल्क भर में सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर दी है। ढाका समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान होने वाली झड़पों में कम अज कम 93 अफराद हलाक हो चुके हैं, सैकड़ों जख्मी हुए हैं। इस बार तलबा वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। उधर हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में दोबारा कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और ट्रेन सर्विस मुअत्तल है, जबकि अदालतों को भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद कर दिया गया है। एहतजाज के बायस मुल्क में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है, जिसकी वजह से सारिफीन को फेसबुक और व्हाट्सएप समेत तमाम समाजी राब्तों की जो वेबसाइट्स हैं उन पर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने कहा है कि सड़कों पर निकलने वाले तलबा नहीं, दहशतगर्द हैं, इन्हें कुचल देंगे। इसके अलावा हुकूमत ने मुल्क भर में पीर से बुध तक आम तातील का ऐलान भी किया है। सूरत हाल वहाँ पर खासी खराब है। जी बिल्कुल, खासी कशीदा नजर आ रही है शहरबानो बांग्लादेश में सूरत हाल। और जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट किया जा रहा है वहाँ पे तलबा तंजीमों की जानिब से, उनकी जानिब से अब एक जो बड़ा मुद्दा है वो यही है कि जी जो मौजूदा वज़ीर आज़म शेख हसीना वो स्टेप डाउन हो। और ये सारा मामला आपको पता है कोटा सिस्टम का जो था वहाँ से ये सारा मामला आगे बढ़ा। और हालांकि उनकी अदालत का फैसला भी आया और ख़ुद हुकूमत की जानिब से भी कोशिश की गई कि जो मुतालबात हैं वो माने जाएँ, लेकिन मामला जो है वो अब देखें किस तरफ जाता है। सूरत हाल तो फिलहाल संगीन ही होती जा रही है। तो ये तो थी जी बांग्लादेश की सूरत हाल। आज आपको ये भी बताते चलें नाजरीन के 5 अगस्त है आज। मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे को 5 साल मुकम्मल हुए और इस हवाले से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। और हम आगे चलकर मज़ीद इस पर बात भी करेंगे, मज़ीद डिटेल इस पर एनालिसिस होगा। लेकिन अभी मुल्की सियासत पर अगर हम नज़र डालते हैं
तो इस वक्त शहर इक़्तिदार में सियासी दर्जा हरारत जो है वो नुक्ता अरूज पर दिखाई दे रहा है। मखसूस नशिस्तों के मामले पर बिलखसूस हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ खुलकर खड़ी हो गई है। पार्लियामेंट का महाज भरपूर इस्तेमाल हो रहा है और इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल कौमी असम्बली पार्लिमानी कमेटी मंजूर कर चुकी है जी। और आज कौमी असम्बली और सेनेट के अहम इजलास भी होने जा रहे हैं। इम्कान की ज़ाहिर किया जा रहा है अब कि ये आज बिल जो है दोनों ऐवानों से मंजूर करवा लिया जाएगा, जिसके साथ साथ मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस साहिबान जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान का जो तफसीली इख्तलाफी नोट है वो भी सामने आ गया, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि तहरीक इंसाफ केस में फरीक ही नहीं थी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था। अगर पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी जाती हैं तो ये अदालत का अपनी जानिब से खुद से तख्लीक करदा एक नया रिलीफ होगा। रियासत का कोई आईनी इदारा किसी ऐसे अदालती हुक्म पर अमल का पाबंद नहीं है जो आइन के मुताबिक ना हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने अक़लियती फैसले की भरपूर हिमायत करते हुए कहा है कि जी इख्तलाफी नोट से वाज़ेह हो गया कि मखसूस नशिस्तों का जो अदालती फैसला है वो आइन के आर्टिकल से बाहर जाकर लिखा गया है। तो आइंदा मखसूस नशिस्तों का मामला क्या रुख इख्तियार करेगा और 2 मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान के इख्तलाफी नोट से हुकूमत को क्या फ़ायदा हो सकता है, इस पर बात करेंगे। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार है, एंकर पर्सन है अजमल जामी साहब। वेलकम करते हैं आपको जामी साहब। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको सुनो न्यूज़ को ज्वाइन करने के लिए, हिस्सा बन चुके हैं आप हमारा। और ये बताएं कि क्या लेके आ रहे हैं आप आवाम के लिए? अवाम के लिए अवाम की नब्ज़ लेके आ रहे हैं, सियासी ईवानों की कहानियां लेके आ रहे हैं और जो अवाम देखना सुनना चाह रहे हैं वो अवाम के लिए हम इंशाल्लाह लेके आएंगे। और ज़ाहिर बात है हमारा एक उसलूब रहा है कि हम हमेशा से बिना लगी लिपटी या बहुत ही वाज़ेह जानिबदारी से हट के बात करते हैं और अवाम जानना चाहते हैं कि वो किस हाल में हैं, उनकी तर्जुमानी हो रही है या नहीं हो रही और क्या उनके जो रहनुमा है जो उनका वोट लेके ईवानों तक जाते हैं वो उनकी बात कर रहे हैं, उनके मसाइल हल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ऑब्वियसली वही सब कुछ जो अवाम से सियासी ईवानों तक होता है उसका जिक्र हम करेंगे अपने मखसूस अंदाज में। बहुत शुक्रिया सुनो टीम का, आपका शुक्रिया, आपने वेलकम किया। जो अजीम बात कर रहे हैं ये हफ्ता वाकईतन इट विल बी क्वाइट एंटरटेनिंग अगर मैं ये कहूँ, क्योंकि सियासत यहाँ पे पारा तो ऊपर होता ही है लेकिन ये अब बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होता जा रहा है डिस्पाइट द फैक्ट कि अवाम इससे अब दिल भरता जा रहा है। ये एक सहाफ़ी के लिए, तजिया निगार के लिए काफ़ी चीज़ें ऑब्वियस होती जा रही हैं। अब एक वक्त हुआ करता था कि अब डॉट्स कनेक्ट करके या बहुत ही मुसद्दिक़ा ज़राए से कोई खबर सामने लेके आते थे जी। अब सियासतदानों के लबो लहजे, सियासतदानों की बदन बोलियाँ, बॉडी लैंग्वेज वो ऐसी वाज़ी होती जा रही है कि वो खुद खबर की ना सिर्फ तस्दीक करते हैं बल्कि आने वाले दिनों में जो होने जा रहा है उसका भी खुद ही इजहार कर देते हैं जी। तो ये अजीम की जो खबर थी उसका सबूत है। देखिए तकनीकी तौर पर लीगैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस फैसले में 1000 इख्तलाफात ढूंढ सकते हैं या आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं कि पीटीआई वाज नॉट पार्ट ऑफ दी पिटीशन, उनकी तो पिटीशन ही नहीं थी, वो फरीक ही नहीं थी जी। लेकिन जो चीजें मैटर ऑफ द फैक्ट हैं उससे आप नजर नहीं हटा सकते। मैटर ऑफ द फैक्ट ये बात है कि क्या ये एक अक्सरियती फैसला है मखसूस नशिस्तों का? जवाब है अक्सरियती है। 2 पहलुओं के ऊपर एक 8-5 की अक्सरियत से आया, एक 11-2 की अक्सरियत से आया जी। तो उससे साबित होता है कि ये एक अक्सरियती फैसला है। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या जो अक़लियती या इख्तलाफी नोट आया है 2 जज साहिबान की जानिब से क्या ये बाइंडिंग है? कानून और आइन कहता है ये बाइंडिंग नहीं है, ये उन जज साहिबान की राय है। तो अब जब वो बाइंडिंग नहीं है तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हुकूमत कैसे इस अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद को रोक पाएगी। जामी साहब, ये जो आपने अगर तो ये 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान के तफसीली इख्तलाफी नोट की बात की है, हुकूमत इसकी भरपूर हिमायत कर रही है। अक़लियती फैसले से आप क्या समझते हैं, हुकूमत को क्या फ़ायदा होने वाला है? मैं वही अर्ज़ आपसे कर रहा था कि अक़लियती फैसला बाइंडिंग नहीं होता, अक्सरियती फैसला बाइंडिंग है। अक़लियती फैसला या इख्तलाफी नोट जो है, इख्तलाफी नोट एक इख्तलाफ है इसीलिए उसका नाम इख्तलाफी नोट रखा गया है, वो बाइंडिंग नहीं है, उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। तो जो हुकूमत चाह रही है वो ऑब्वियसली मखसूस नशिस्तों का कुछ हिस्सा चाह के 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामान में चाह रही है ताकि कई एक अहम मामलात पे वो आसानी से कानून साजी कर सकें, आइन में तरमीम के मामलात भी कुछ हैं वो देख सकें। वो तो खैर बहुत मुश्किल मुझे लग रहा है बज़ाहिर, क्योंकि 2 जजेस की राय को आप जवाज बना के आइन पर अमल दरामद को नहीं रोक सकते। इसका मतलब ये है कि शायद पार्लिमान
और जो अदालत है वो आमने सामने ला खड़े कर दिए गए हैं। और जो कल अदालत की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या तलाल चौधरी की गुफ्तगू, वो तलाल चौधरी तो इससे भी 2 स्टेप आगे चले गए ना। उन्होंने कहा जी कि ये पार्लियामान है, कोई म्यूनिसिपल कमेटी नहीं है। पार्लियामान को अपना वजूद या अपना एहसास उसका इदराक करना होगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आइन को रीराइट कर दिया जाए। अच्छा, अगर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जिसका अजीम भी जिक्र कर रहे थे, अगर वो भी आप बिल फर्स्ट कौमी असेंबली सेनेट से अप्रूव कर लेते हैं, वो बिल बन जाता है, तो भी उसका इत्तलाक यानी माजी से मौसर नहीं होगा। जी बिल्कुल जामी साहब, मेरा जो आइन सवाल, की जो अगला जो आइन सवाल की मेरा रिवायत सर है। यही था कि बिल्कुल कि अगर ये आईनी तरमीम अब कर ली जाती है और ये बिल मंजूर करवाया जाता है, तो क्या ये रेट्रोस्पेक्टिवली इसको अप्लाई किया जा सकता है? नहीं, मेरा ख्याल है जो रिवाइज रही रेट्रोस्पेक्टिवली तो इसे अप्लाई नहीं किया जा सकता अनटिल अनलेस सही। कि आपने उस कानून में कोई ऐसी गुंजाइश पैदा न की हो। तो वो जो मौसर बेमाजी जिसे हम उर्दू में कहते हैं जी जी। नाज़रीन की सहूलत के लिए, वो नहीं हो पाएगा। वो कैसी होगा? ऐसी कोई रिवायत नहीं है। तो उसके लिए कोई आप इसका लगता है कोई नई इख्तरा, कोई आउट ऑफ द बॉक्स आपको आना होगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पाकिस्तानी टैलेंट की। तो पाकिस्तानी नौजवान किसी शोबे में दुनिया में कहीं भी पीछे नजर नहीं आते, वो हर मैदान में कामयाबियों के झंडे गाड़ रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। पाकिस्तानी तलबा ने पाकिस्तान की पहली हाइब्रिड फार्मूला कार बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया। हाल ही में नस्ट के तलबा ने बरतानिया में होने वाले आलमी मुकाबलों में इलेक्ट्रिक फार्मूला कार को पेश किया, जहां पाकिस्तानी टीम ने मजमूई तौर पर 56 मुल्कों में दूसरी पोजीशन हासिल की और 4 बड़े अवार्ड्स अपने नाम किए। जी बिल्कुल, और हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं इंजीनियर पाकिस्तानी टीम अनीस अहमद साहब। अनीस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो जी, पाकिस्तान का नाम आपने रोशन किया। इस कॉन्टेस्ट के बारे में बताइएगा, कैसा रहा ये मुकाबला? ये मुकाबला बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। हमें 56 टीम्स थी, जिसमें हमें फर्स्ट पोजीशन हासिल हुई डिज़ाइन कंपटीशन में। एशियन टीम्स में हमें फर्स्ट आए और एलवी हाइब्रिड कैटेगरी में ओवरऑल अराउंड द वर्ल्ड हम सेकंड पोजीशन आई हमारी, और हमें एक अवार्ड भी मिला, लर्न एंड कम्पीट अवार्ड। सही। अच्छा अनीस, हमें ये पता चला है कि मुख्तलिफ कैटेगरीज में आपने 4 अवार्ड्स जीते हैं, और कौन कौन सी कैटेगरीज थी, कौन कौन से अवार्ड मिले आपको, ये बताएं। एक एलवी होती है, लो वोल्टेज हाइब्रिड कैटेगरी, इसमें हमें अराउंड द वर्ल्ड सेकंड पोजीशन हासिल की है। और जो डिजाइन कंपटीशन था, जो जिसमें डिजाइन का था अपना, तो उसमें हम फर्स्ट आए हैं एशियन टीम्स में। वेरी नाइस। अच्छा अनीस, ये बताइएगा कितना अहम कंपटीशन था ये, और पाकिस्तान के लिए इस तरह से ये जीतना, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी? इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। अभी देखिए आप, ये अभी जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, इसमें बहुत मतलब सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी गई, ये पूरे पाकिस्तान से। ये देखें पूरे मतलब आप पाकिस्तान की यहाँ पे एक कंडीशन देखें कि हम वी वर द ओनली टीम टू पार्टिसिपेट इन दैट कंपटीशन। तो बाकी यूके की अगर आप देखें, यूके की कोई +50 टीम्स थी, इसी तरह की बहुत सारी कंट्रीज थी। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, यूथ के अंदर अवेयरनेस लानी चाहिए कि भाई इस तरफ भी जाया जाए, ताकि पाकिस्तान को हम रिप्रेजेंट करें अराउंड द वर्ल्ड। ओके अनीस, अपनी जो आपने ये फार्मूला रेसिंग कार बनाई है, इसके फीचर्स के बारे में बताएं, किस तरह से काम करती है। जैसे मैं बताता हूँ, सबसे पहले तो एक ये हाइब्रिड व्हीकल है। इसके अंदर एक होंडा CBR X600 F4i का इंजन है, 650 सीसी का। वो बैक टायर्स को पावर अप करता है। तो जो इसके फ्रंट टायर्स हैं वो मोटर से पावर अप होता है, मतलब एट द सेम टाइम हम इंजन से भी चला रहे हैं इसको और मोटर से भी चला रहे हैं। अगर अगली फ्रंट टायर से हम 11 हॉर्स पावर जनरेट कर रहे हैं, और जो बैक टायर है उससे हम 71 हॉर्स पावर जनरेट कर रहे हैं। अच्छा तो अनीस, ये बताइएगा, ये जो टेक्नोलॉजी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये इसको कोई इजाद किया गया, कोई इन्वेंट किया गया, फर्स्ट टाइम ट्राई किया गया, या फार्मूला रेसिंग कार चलती ही इसी फार्मूले पे? नहीं, मैं बताता हूँ। मतलब पिछले हमने अभी ये 9वीं गाड़ी है हमारी। जो पिछली 8 कार्स थी वो कंबशन व्हीकल थी, मतलब दे वर ओनली रिलाइंग ऑन द इंजन। इस बार ये पहली बार था हमारा जब हम लाए थे। इसकी मैं वजह बताता हूँ आपको। इंजन का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि वो ना इंस्टेंट एक्सेलरेशन ही प्रोवाइड करता है आपको। वो मतलब इंजन में ना मतलब आहिस्ता आहिस्ता एक्सेलरेशन पकड़ी आती है, और नॉर्मली कार होती है वो इंजन पे ही चलती है। हमें इंस्टेंट एक्सेलरेशन चाहिए थी, तो वो मोटर से हमें मिलती है, बैटरी से। तो हम इस बार वो लाए ताकि हमें ज्यादा एक्सेलरेशन मिले, हमारी गाड़ी जल्दी से स्पीड अप हो। तो फिर अनीस, यानी कि अब ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो फार्मूला आप बता रहे हैं, ये अब हमें कमर्शियल बुनियादों पर भी दस्तयाब होगा?
नहीं दस्तियाब नहीं, ये एक फार्मूला कार है, ये कमर्शियल कार नहीं है। तो ये सिर्फ कंपटीशन में, ये ऑन द ट्रैक्स ऑफ सिल्वर स्टोन पे चलेगी। ये ऐसे कमर्शियली चल नहीं सकती, क्योंकि ये नहीं इसका नहीं, ना मतलब फॉर्मूला सिर्फ कार 6 नहीं, mm वो ग्राउंड फॉर्मूला क्लियरेंस कार इज होती है। तो ऑब्वियस कि वो रेसिंग ट्रैक के लिए होगी। ये जो टेक्नोलॉजी आप बता रहे हैं कि जो फ्रंट व्हील्स हैं वो इंजन पे हैं और बैक व्हील्स जो है वो मोटर पे हैं। जी बैक इंजन का। ओके अनीस, हमें ये बताएं कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आने वाले हैं या फिर इसी को आगे लेकर चलेंगे? नहीं, हम हमारा हर साल ये होता है कि हम उसको ना रीमॉडिफाई करते हैं। मतलब हमने ओके। अभी एक गाड़ी बनाई, हर साल हमारी ना चेंजिंग आती है, इंप्रूवमेंट आती है। हम हमारी कोशिश ये होती है कि हर साल हम नई गाड़ी बनाएं बेटर उसके साथ। हर बार मतलब इंजन वगैरह डिफरेंशियल कुछ चीजें होती है जो सिमिलर रहती हैं, बाकी हर चीज हम फ्रॉम द स्क्रैच नहीं बनाते। चेसी नहीं बनती हमारी, उसके ऊपर जो बॉडी होती है वो नहीं बनती है, हमारी बैटरीज, हमारे फ्यूल पंप्स वगैरह जितनी भी चीजें होती हैं, वायरिंग, ये सब कुछ न्यू होता है। क्योंकि हमारी एक रूल बुक होती है, हमें उसे फॉलो करना होता है। तो सही। हर साल रूल चेंज होते हैं, हर साल हमें अपनी गाड़ी नहीं बनानी पड़ती। तो अभी मुस्तकबिल के क्या इरादे हैं? फिर किसी नए प्रोजेक्ट पे भी काम किया जा रहा है साथ साथ? हमारी यूनिवर्सिटी में तो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा रहा है। एक इलेक्ट्रिक कार बनाती है, एक रॉकेट बना रही है, एक ड्रोन्स बनाती है, और एक जो है वो मतलब मुख्तलिफ है। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है नस्ट फार्मूला स्टूडेंट टीम, ये सिर्फ फार्मूला कार ही बनाती है ओके। हर अच्छा, साल। हमें ये बताएं कि जितना भी एक्सपेंसेस लगे हैं इस पे, एक तो कितने एक्सपेंस लगे आपकी इस फार्मूला कार पर, ये बताएं। और दूसरा कि आपने खुद से किया सारा कुछ या फिर किसी की हेल्प ली? नहीं, हमें सब कुछ यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। हमारे पास एक गैराज बना हुआ यूनिवर्सिटी में, जिसके अंदर ड्रिल मशीन, उसके बाद ग्राइंडर, और भी हम लोग सब कुछ यूनिवर्सिटी में करते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि नहीं हो सकती, जैसे लेजर कटिंग हो गई, एल्यूमिनियम की ड्रिलिंग हो गई, वेल्डिंग सॉरी, वो हो गई, तो हम लालू खेत जाते हैं या फिर हम कोरंगी जाते हैं, सदर जाते हैं, तो इस तरह अच्छा। जाते हैं। वैसे सबसे बड़ा थैंक्स टू आवर स्पॉन्सर, जिन्होंने हमें हेल्प आउट किया। हमारी अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं लगा, हमें सब कुछ स्पॉन्सर्स ने प्रोवाइड किया है। Very nice. हमारी मार्केटिंग तो टीम इसका का कोई इसमें बहुत बड़ा मुआवजा हाथ मिलता है है कि हम आपको? इसका कोई हमारे ना इनाम या मुआवजा मिलता है आपको? जी मेडल्स मिलते हैं हमें अभी, जैसे हमें हर साल मेडल मिलते हैं अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से, अगर हम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें तो। ओके। ठीक है, तो अभी अभी आप हमारे प्लेटफॉर्म से क्या पैगाम देना चाहेंगे, हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे, और यंग स्टूडेंट्स जो आपको देख रहे हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि कितना फ्यूचर है इस तरह के प्रोजेक्ट्स में? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि वी शुड गो टुवर्ड्स फार्मूला स्टूडेंट रेसिंग। मतलब जो इंजीनियरिंग फील्ड है, जितनी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं, तो हमें किताबों से इतना नॉलेज नहीं मिलेगा। हम किताबें पढ़ भी ले, हम उसको रियल लाइफ में अप्लाई कहाँ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ये सिखाते हैं। हम जब गाड़ी बनाते हैं ना स्क्रैच से, तो हमें एक एक जो हमने पढ़ा होता है किताबों में, एक एक फिजिक्स का रूल अप्लाई हो रहा होता है। हमें पता चल रहा होता है जो हमने पढ़ा है वो रियल लाइफ में इस तरह अप्लाई हो रहा है। तो अगर हम ये नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्टडी और गेटिंग डिग्रीज। ओके, बहुत शुक्रिया आपका अनीस। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आप मजीद आगे बढ़े, कामिल करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। पाकिस्तान का फ्यूचर है, पाकिस्तान का यूथ, तो इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट क्या करें, आपके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे हीरे मौजूद होंगे जो इस तरह की बहुत सी नई चीज़ें लेकर आने वाले होंगे। उनको मौका दें और उनकी हेल्प करें। नाजरीन, अब योगा और फिटनेस के हवाले से बात करते हैं। गुर्दों की बीमारी एक संगीन मसला है जो बहुत से लोगों को मुतासर करती है और उनकी ज़िंदगी को मुश्किल बना देती है। आलमी इदारा सेहत WHO के मुताबिक दुनिया भर में गुर्दों के अमराज में मुब्तला मरीजों की तादाद 85 से 90 करोड़ के दरमियान है। पाकिस्तान की बात करें तो कमोबेश 1 करोड़ 75 लाख अफराद गुर्दों के मुख्तलिफ अमराज का शिकार हैं और इनकी तादाद में सालाना 15 से 20% तक इजाफा हो रहा है, जो बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि योगा करके इस बीमारी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम। बिल्कुल जी, योगी नईम साहब मौजूद है, वेलकम करते हैं। नईम साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम बहन, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि योगा जो है वो किडनीज के लिए इफेक्टिव है, और है तो किस तरह से है? बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। देखें, किडनी के लिए जो है ना, किडनी का इशू ये होता है कि क्रिएटिनिन बढ़ जाता है जी। अगर आपने किडनी टेस्ट करना है तो अपना क्रिएटिनिन चेक कराएं। अगर आपका क्रिएटिनिन ज़्यादा है, और फिर लाजमी सी बात है कि आपका जो वेस्ट जो प्रोडक्ट है वो आपके प्योरीफाई नहीं ब्लड हो रहा, आपके ब्लड की सफाई नहीं हो रही, और किडनी करते हैं वो किडनी ब्लड से लेते हैं और उसको यूरिन के ज़रिए निकाल देते हैं। अब होता ये है कि हम अक्सर चीज़ों को जो है वो नज़रअंदाज करते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर भी शूट कर रहा है बार बार, तो लाजमी किडनी चेक करानी चाहिए जी। अच्छा। ये एक साइन है। अगर आपका बीपी बार बार हाई हो रहा है या लो हो रहा है? जी, इसको चेक कराएं आप ओह। कि आपका किडनी फंक्शन ठीक है।
अगर किडनी फंक्शन ठीक रखना है आपने तो आपका जो है ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होना चाहिए और आपके जो है वो स्किन भी क्लियर होनी चाहिए, आपका जो है वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, आपको जो है किसी किस्म के ऐसे जो डिजीज़ जो जिसमें आपका जो एग्जॉस्ट सिस्टम रुक जाए, ओह, अंदर से जो आपकी जो सफाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही, यूरिन में प्रॉब्लम आ रहा है आपको किसी किस्म का भी आपको रुक रुक के यूरिन आता है या यूरिन करने के बाद आपको जलन सी होती है, अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो इसका मतलब है कि आपको किडनी का कोई इशू है, जो आपका किडनी फंक्शन जो है वो ठीक नहीं है। तो उसके लिए योगा बहुत ज़्यादा बेहतरीन किस्म के जो टिप्स देता है, ब्रीदिंग भी है और पोस्चर्स भी हैं, मुद्रास भी हैं, और मुद्रास तो ऐसे हैं कि करने से 5 मिनट के अंदर इफेक्ट आता है, अच्छा, बहुत जल्दी उसका इफेक्ट आता है। बताएं प्लीज। जी, तो उसके लिए ये कि सबसे पहले तो हम एक मुद्रा इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, जिसका नाम है वातानासिक, जो है वो वतनाशक। जी जी उसको कह रहे हैं कि काफा नाशिक। कौन सी ज़बान में है? ये संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है। सही। काफा नाशिक जो है ना उसका ज़्यादा नाम फेमस है। काफा नाशिक जो है वो करने का तरीका है कि पहली 2 उंगलियां फोल्ड कर लें और यूं ऐसे पकड़ लें। ओके, ये कम से विक्ट्री कम बना लें। जी जी कम से कम जो है वो 15 मिनट दिन में 2 से 3 दफ़ा इसको बनाएं। ऐसे रखें जी जी और जोर से नहीं दबाना, बस नहीं, नॉर्मल। सिर्फ टच करना है, पहली 2 उंगलियां से इसको पकड़ और लेना। ये 15 मिनट तक करते जी जी 15 मिनट मुसलसल, जोर नहीं लगाना वरना हाथ थक जाएगा। Easy, ऐसे भी कर आप सकते हैं, हाथों को जैसे मर्जी रख लें, कोई इशू नहीं है, ऐसे भी रख लें। और इसमें कोई फोकस करने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपने हाथों को बना के तो कुछ सोचना है, कुछ पढ़ना है, या ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इसको मजहबी टच देने की ज़रूरत नहीं है सही। और कोई ऐसी चीज़, मतलब ये कि ये सिर्फ और सिर्फ एक कनेक्शंस हैं। 5 जो एलिमेंट्स हैं वो आपकी एनर्जीज निकलती हैं हाथों से, जिससे इंसान बना है। बिल्कुल। तो अब वो कनेक्शन आपने उसको जोड़ दिया। अब इसको जो है वो आपके अंदर जो है वो जो एनर्जीज का फ्लो ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, वो उस पर काम हो रहा है। ओह, अब इसमें आप गुफ्तगू भी कर सकते हैं, इसमें आप जो है वो कोई टीवी भी देख सकते हैं। अच्छा, और इसका इस मुद्रे का जो असर है वो डायरेक्ट किडनीज पे? किडनीज पे है। सही। जी जी तो आप इसको बाकायदा तौर पे सर्च कर सकते हैं, काफा नाशिक के नाम से जो है। काफा नाशिक। जी जी तो ये काफा नाशिक मुद्रा जो बेहतरीन मुद्रा माना जाता है किडनी फंक्शन के लिए, क्रिएटिनिन कम करने के लिए, आपके जो किडनी में कोई इन्फेक्शन है उसके लिए भी है। और अगर आप इसके साथ एक और मुद्रा कर लें, जी 3 मुद्रा जो है ना, ये एक कह लें कि एक कॉम्बिनेशन है। तीन मुद्रा मैं आज बताऊंगा। ये कॉम्बिनेशन है किडनी को बेहतरीन रखने के। तो एक मुद्रा है जो प्योरीफाई करता है, किडनी के अंदर की सफाई करता है, इन्फेक्शन ख़त्म करता है। अगर आप किडनी की इन्फेक्शन कम करना चाहते हैं तो फिर आप अपान मुद्रा बनाएं, दरमियान की 2 उंगलियां साथ मिलाएं। ये भी आप 15 मिनट दिन में 2 से 3 दफ़ा। और इसका पहले लास्ट 2 फिंगर्स को ऐसे बोल्ड करके करना है, पहले विक्ट्री साइन था, विक्ट्री साइन, और उसके बाद ये मिड हाँ जी, वाली नहीं इसको टच करना है, टिप्स ऐसे को टच करना। अच्छा, इसका फ़ायदा, एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि ये अगर किसी को यूरिन के बाद जलन हो रही हो ना, वो इसको बना ले तो 10-15 मिनट के अंदर जलन ख़त्म हो जाती है। ओह रियली? पहली दफ़ा में ही इतना इफेक्टिव है कि पहली दफ़ा में ही अगर आपको यूरिन का जो जलन का प्रॉब्लम है, आप इसको 15 मिनट के लिए ऐसे सिर्फ टच कर लें तो आपको जलन ख़त्म हो जाएगी। बेहतरीन। और तीसरा मुद्रा जो है इसका अपान मुद्रा नाम है। और तीसरा मुद्रा है शंख मुद्रा। शंख। जी जी लेफ्ट अंगूठे को जो है वो ऐसे राइट हैंड के सेंटर में रखें जहाँ पे जॉइंट्स हैं, और इसको पकड़ लें, ऐसे राइट हैंड का पंच बना लें। और लेफ्ट हैंड की जो ये दरमियान वाली 2 उंगलियां हैं, इसको अंगूठे के साथ राइट साइड के टच कर लें। सही। ओके, अच्छा जी, ये मुद्रा जो है इसका सिर्फ किडनी पे इफेक्ट नहीं आता। बेसिकली ये मुद्रा जो है ये हार्मोन्स को बैलेंस करता है। ओके। और बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि अगर ख़वातीन के बाल निकल रहे हैं गैर ज़रूरी, तो ये उसको कंट्रोल भी करता है। अच्छा, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड का अंगूठा पकड़ना है? जी, लेफ्ट हैंड का अंगूठा पकड़ना है, यूँ ऐसे टच करके, ऐसे बिल्कुल राइट का पकड़ा हुआ है। जी तो ये ऐसे पकड़ लें और लेफ्ट की दरमियान वाली 2 उंगलियां राइट अंगूठे के साथ सिर्फ, ठीक और है, जोर नहीं ये लगाना, shape बनेगी। जोर नहीं लगाना। अच्छा, ये आवाज़ को सुरीला भी करता है, जिनकी पिच अच्छा। बहुत भारी है ना, जिनकी अजीम नहीं कह रहे हैं फिर आप? आवाज़ बद्दी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुरीली है। नहीं बहुत सुरीली आवाज़ है, तो ये सुरीली आवाज़ सुरीली करने के लिए किया जाता नहीं, है। मतलब मैं गाने वाले रियाज की बात कर रही जी जी उसके लिए किया जाता करके है। रियाज किया करूँगा। अच्छा, इसका नाम भी देखे ना, शंख मुद्रा रखा गया है, शंख। तो शंख बजाया जाता है। हूँ। अच्छा 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 अच्छा, सही।
वो जिसे सिपी कहते हैं, वो जो चीजें मैनेज जी होती जी, हैं। उसका नाम शंख होता है, तो शंख कहते हैं। इसका नाम भी शंख मुद्रा ऐसे रखा गया कि ये आवाज़ को बहुत सुरीला करता है। अच्छा, ये और किडनी ऐसे फंक्शन करने को से क्या होता है? ये भी आपके लंग्स की इन्फेक्शन खत्म करता है अगर अंगूठा लेफ्ट खड़ा कर लिया जाए। लेफ्ट खड़ा कर लिया जाए। जी जी जी, लेफ्ट अंगूठे को ऐसे स्ट्रेट कर क्योंकि लें। हम अमूमन ऐसे ही बैठते हैं ना, हाँ मैं जी, इसका तो भी ये- कुछ होता है क्या? जी जी, ये इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन खत्म करता है। ओके। लेकिन नईम साहब, ये कैसे पॉसिबल है कि मतलब आप एक्सटर्नली अपनी बॉडी के कुछ जेस्चर्स बना रहे हैं और वो इंटरनल ऑर्गन्स को क्लीन कर रहे हैं, ये कैसे सर पॉसिबल? सर देखें, अल्लाह ताला ने ना इंसान को अशरफुल मखलूक़ात और लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, मैंने इंसान को सबसे उम्दा बनाया। ये वो मशीन है जिसका अंदर से ट्रीटमेंट होता है। आपके जो 5 एलिमेंट्स हैं, वाटर, अर्थ, सोल, एयर और हीट, सही। इसी से इंसान बना है। ये पांचों इसमें शो होती हैं। अब उनके मुख्तलिफ तरीक़ों से जैसे कनेक्शन कर लेते हैं, ये तारें हैं, सही। आप तार को जोड़ते हैं, कनेक्शन हो जाता है ना, ठीक सप्लाई है, शुरू हो जाती है। ठीक है। तो ये अब आप ऐसे बना लेंगे। मतलब ये ऐसे जैसे पानी से मिट्टी को मिलाया जा रहा है, जी जी। आग से पानी। आग से पानी को। अच्छा, और एनर्जीज का फ्लो है, सही। वो एनर्जी नहीं होती जिसका फ्लो ना हो। ओह, और इंसान 5 एनर्जीज के साथ बना है, तो वो फ्लो रुक नहीं सकता अंदर, वो निकल रहा है, पैरों से निकल रहा है, पैरों की उंगलियों से, हाथों की उंगलियों से, वो एनर्जीज का फ्लो चलता रहता है। ठीक है, यानी हर बीमारी के लिए कोई ना कोई मुद्रा है। मुद्रा है। नाइस। जी जी। और अब हम आते हैं इसकी तरफ के, अगर किडनी में स्टोन बन रहे हैं तो क्या करना चाहिए। वेरी नाइस। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है और बड़ा ज्यादा ये मसला जी है। जी, और बिल्कुल। किडनी फंक्शन बेहतर करना है आपने। जी जी, ठीक है, एक तो देखें, ख्याल कीजिए कि आपने बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेना। प्रोटीन जो है वैसे भी नहीं लेना आपने। ज़्यादा प्रोटीन जब आप लेते हैं, किडनी पेशेंट लेकिन नईम साहब, जो लोग जिम करते हैं और वो तो बहुत उसी- ज़्यादा प्रोटीन इसीलिए होता है ना। intake- और किडनी में प्रॉब्लम आता है, बहुत ज़्यादा किडनी प्रॉब्लम उनका होता है जो बहुत हार्ड एक्सरसाइजेस करते हैं, ज़बरदस्ती एक्सरसाइजेस करते हैं, स्टोन्स क्यों बनते हैं वैसे? जिस्म पे जबर करते हैं। सही। ठीक है, बहुत सारी वजूहात हैं स्टोन बनने की। यूरिक एसिड भी हो सकता है। और इसमें यह है कि आप अपनी बॉडी को हल्का हल्का ट्विस्ट किया करें, लाइक दिस। ठीक है। बहुत तेज़ी से नहीं, आराम आराम से। आराम आराम से। और ये जितना कि- बैठे बैठे 1 या 2 खड़े होके 1 2। दोनों तरफ देखें, आहिस्ता आहिस्ता। ये भी किडनी के लिए है। किडनी फंक्शन बेहतर होता है और इससे किडनी स्टोन निकल जाता स्टोन्स है। निकल जाते हैं। अच्छा, स्टोन नईम साहब पानी कम पीने से भी होते हैं? पानी कम पीने से अपने आप को हाइड्रेट रखें हमेशा। जी। पानी पीने की बजाय पानी खाया करें। सेहत के लिए अच्छा है। पानी वाला फ्रूट, मतलब वाटरमेलन टाइप। जी जी, जो पानी वाला फ्रूट है ना, वो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। ये स्टोन वगैरह नहीं बनते अगर आप। अच्छा, तीसरी वजह जो है ना, वो ये है कि ऐसे फ्रूट्स का छिलका खाना जो लेमिनेटेड होता है, जो लेमिनेशन वाला फ्रूट होता है ना, जैसे आप अक्सर छिलके उसके लेमिनेशन में होते हैं, जी। उसका छिलका उतार देना चाहिए। लेकिन नईम साहब, अभी ये देख, जैसे अभी लैमिनेशन आपने में कौन सा होता है फॉर एग्जांपल? एप्पल। लेकिन डॉक्टर्स तो कहते हैं उसमें फाइबर होता है और वो कैंसर से बचाता है, वो जरूर खाना लेकिन हम किडनी की बात कर रहे हैं भाई। किडनी। ओके। अगर किडनी में प्रॉब्लम है तो आप लेमिनेशन, जैसे आप उसको गला नहीं सकते, आप उसको टमाटर जितना को भी मर्जी कहते पका हैं, लें। हाँ, टमाटर मत जितना खाएं। मर्जी पका लें आप, वो गलता ही नहीं है। हाँ, टमाटर जितनी का भी मर्जी नहीं हीट गलता। पे रख लें, तो जो भी लेमिनेशन वाला फ्रूट है वो फिर किडनी प्रॉब्लम में आप उसको बंद कर दें, उसके छिलके को। ठीक है जी। और वो वैसे तो एप्पल जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें पानी होता है। ये आपके अगर क्रिएटिनिन ज़्यादा है तो एप्पल खाया करें, हाँ जी, बिल्कुल। जो किडनी पेशेंट्स होते हैं उनको लेकिन तो छिलका उतार के। आड़ू और ये देखिए- सेब अलाउ करते हैं जी जी। डॉक्टर्स। और देखिए, बात याद रखिएगा कि हर चीज़ फ़ायदेमंद है, लेकिन जब मर्ज आ जाए तो कौन सी चीज़ बिल्कुल, खानी फिर है, कौन एहतियात सी नहीं करनी खानी, फिर वो उसमें आता है। फिर जी ठीक है। जी। जी चीज़ है, तो छिलका वाकई फ़ायदेमंद होता है, लेकिन किडनी पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद अच्छा है। नहीं साहब, सही। ये जो लोग एक्स्ट्रा मतलब ये प्रोटीन शेक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं जिम एक्सरसाइज कर लिए, और वो कहते हैं कि जी उसके बगैर तो आप वो मसल गेन ही नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है, तो ये कितना डेंजरस है? या इवन के जो नेचुरल सोर्स हैं प्रोटीन के, मटन बीफ वगैरह, उनसे भी अगर ज़्यादा प्रोटीन ली जाए तो क्या वो भी खतरनाक है? सर, किडनी इफेक्ट रखेंगे उसमें आपके देखें कि जितने भी प्रोटीन ज़्यादा लेंगे आप, या इस तरह के कोई आप लेते हैं, किसी भी किस्म के शेक लेते हैं, या आप मुख्तलिफ जिम में मिलते हैं चीज़ें, ऐसे सप्लीमेंट बिल्कुल। मिलते हैं, इसका आफ्टर इफेक्ट जो है वो किडनी पे आता है। आपका क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाता है, आपका किडनी फंक्शन ख़राब होते हैं, आपका प्रोटीन जिस्म में ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से फिर ये प्रॉब्लम्स आते हैं। और मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि कभी भी अपने जिस्म को अजियत ना पहुँचाएँ, एक्सरसाइज करें, अजियत ना अजीब ना पहुँचाएं। पहुँचाए। अपनी बॉडी को रिलैक्स होते हुए, रिलैक्स रखते हुए आप अपनी बॉडी को मूव करना है। आपकी बॉडी की मूवमेंट्स रहनी चाहिए, ना कि अपनी बॉडी के ऊपर जबर करना है और मसल इंजरी कर लेनी है और आपने
जो है वो सेंसलेस पोजीशन में चले जाना है, क्योंकि आप कोई भी नईम साहब, प्रैक्टिस। योगा जो है वो मुद्रास तो हमने बता दिया, सांसों की कौन सी ऐसी मशकें हैं जो करके हम अपना किडनी हेल्थ बेहतर कर सकते हैं? किडनी हेल्थ के लिए जो है वो एक ब्रीदिंग है और एक क्रिया है। एक ब्रीदिंग ऐसी है जिसमें हम जिसको हम कहते हैं कि ऑल्टरनेट ब्रीदिंग, ओके, वो किडनी फंक्शन को बेहतर करती है। कि लेफ्ट साइड से इनहेल किया, रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कर लें, राइट साइड से एक्सेल, फिर राइट साइड से इनहेल, लेफ्ट साइड एक्सेल। इसको 15 मिनट करें। और एक क्रिया जो है कपालभाति, वो किडनी फंक्शन को बेहतर भी करता है, किडनी की इन्फेक्शन भी ख़त्म करता है, किडनी के स्टोन भी ख़त्म करता है। कोई भी ब्लॉकेज हो किडनी के अंदर तो उसको ख़त्म करता है। अच्छा, और वैसे तो कपालभाति पूरी बॉडी की ब्लॉकेज खत्म बिल्कुल, करता है। बताया था हमने last नॉट्स जितनी भी नॉट्स लगती हैं वो ख़त्म करता है। कि सांस निकालना है झटके के साथ, तो ये जो है ना, ये चीज़ें बहुत बेहतरीन हैं। अगर आप साथ में एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें आपने बहुत स्लो एक्सरसाइज करनी है। किडनी प्रॉब्लम हो तो आपने जिस्म के ऊपर किसी किस्म की जो है वो जोर आजमाई नहीं करनी। और नईम साहब, जिनका क्रिएटिनाइन लेवल बढ़ गया हुआ है, क्रिएटिनाइन जिनकी किडनी अब जो है वो मुतासिर है, जी। तो क्या वो भी ये सब मुद्राज और योगा किया करें तो उससे वो फायदा होगा? उनको फ़ायदा होगा, बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। और एक टेक्निक और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि देखें, याद रखिएगा, जिस्म से जो है वो अगर आपको किडनी वॉश कराने की तरफ चले जाते हैं, एक स्टेज ये भी आती है, जी, ठीक है, डायलिसिस शुरू हो जाते हैं। तो उसमें होता ये है कि आप किडनी काम नहीं कर रहे, आपके जिस्म से पानी नहीं निकल पा रहा, सही बात है। ठीक है। तो उसका एक तरीका योगा ने बताया, बहुत पुराना तरीका है, कि आप एक टब लें, उसमें गर्म पानी डाल लें, आप उसमें बैठ जाएं, पूरी बॉडी आपकी जो है वो हीटेड वाटर में रहे। कितनी देर के लिए? 40 मिनट का टाइम है ये। अच्छा, 40 आप मिनट लेके तक गर्म पानी डाल के हाँ उसमें जी, बैठ बैठ जाएं तो आपके जिस्म से पानी निकल जाता है। आप 40 मिनट के जी जी, ज़्यादा लोगों के जिस्म के ऊपर जो खुश्की होती है वो गर्म पानी से नहाते हैं, इसलिए होती जी, है। गर्म पानी जो है वो जिस्म से पानी खींचता है। सही, ठीक है। तो मतलब अगर जो पेशेंट डायलिसिस पे चले गए हैं वो ये करें तो वो डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी? याद रखिएगा, जिस्म से पानी निकालना है, या तो यूरिन आएगा या पसीना आएगा। जी जी, अब पसीना नहीं आ रहा तो यूरिन भी नहीं आ रहा, तो फिर वो पानी अंदर है। अंदर है, बिल्कुल। अब उसको गर्म पानी में बॉडी को ले जाएं तो आपका जिस्म से पानी निकलना शुरू हो जाता है, आपके जिस्म से पानी कम होना शुरू हो जाता है। गर्म पानी में बैठना। बहुत शुक्रिया आपका योगी नईम साहब, बहुत ज़बरदस्त टिप्स और ट्रिक्स आपने बताइए किस तरह से हम इसको फॉलो कर सकते हैं। और एक और ख़बर जो आपके साथ शेयर करेंगे वो है फ़लस्तीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में। तो गज़ा में काबिज़ सेहूनी अफवाज की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़श्ता 2 रोज़ में मज़ीद 29 फ़लस्तीनी शहीद हुए और 118 ज़ख्मी हो चुके हैं। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल के बायस फ्रांस और अमरीका और बरतानिया ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर लेबनान छोड़कर जाने की हिदायत कर दी है। जी बिल्कुल, 7 अक्टूबर से जारी इसराइली बर्बरियत से अब तक शहदा की तादाद 39,583 हो चुकी है। उधर अरब मीडिया के मुताबिक इस्माइल हनिया की शहादत के बाद हमास के नए सरबराह के लिए मुशावरती अमल जारी है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने सहूनी और अमरीकी हुकाम के हवाले से ये दावा किया है कि ईरान इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेने के लिए आज किसी भी वक्त इसराइल पर हमला कर सकता है। और हमले के खदशे के पेश नज़र अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल जो हैं वो मशरिक़ वस्ता पहुँच गए हैं और मुमकिन हमले को नाकाम बनाने के लिए इलाकाई इत्तेहाद से मुज़ाकरात कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरानी अखबार का ये कहना है कि जी ईरान इस बार तेल अवीव, हिफा और इसराइली स्ट्रेटेजिक जो मराकज़ हैं उनके समेत इस्माइल हनिया की शहादत में मुलव्वस इसराइली हुकाम के घरों को भी निशाना बना सकता है। बिल्कुल ऐसी सूरत हाल ही अब देखना ये होगा कि ईरान क्या करता है और ये सूरत हाल कितनी कशीदा होती है या मामला बेटरमेंट की तरफ जाते हैं, ये सब तो वक्त ही बताएगा। नाजरीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अहम मौजू से मुतल्लिक। यौम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से आज 5 अगस्त है। मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे को 5 साल मुकम्मल हो गए हैं। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। आज ही के दिन भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी की और अपने ही आइन को पामाल किया। आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख किया और मकबूजा कश्मीर पर गैर कानूनी तौर पर यकतरफा तौर पर कब्जा कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2019 से लेकर अब तक 887 कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है। 25,000 के करीब अफराद को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया जा चुका है।
1300 हुर्रियत पसंद सरकारी मुलाजमीन को नौकरियों से निकाला जा चुका है। 60,000 हुर्रियत पसंद खानदानों पर जिंदगी तंग कर दी गई है। मकबूजा कश्मीर में 50 लाख गैर मकामी हिंदुओं का इंदराज किया जा चुका है। विलेज डिफेंस गार्ड्स के नाम पर RSS के दहशत गर्दों में असलहे की बंदरबांट की जा रही है। कश्मीरियों को गैर कानूनी तौर पर 2 लाख एकड़ जमीन से महरूम किया जा चुका है। इंडियन सिविल सर्विस में कश्मीर का कोटा 50% से कम करके 33% पर लाया जा चुका है और सहाफ़ियों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। मगर भारतीय साम्राज्य जुल्म के खिलाफ कश्मीरी अवाम हिम्मत और बहादुरी का निशान बने हुए हैं और उनके इरादे अजीम हैं और उनके हौसले बुलंद हैं। बिल्कुल, ऐसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। कश्मीर के हर घर में महाज़ जंग की कैफियत है और मैदान जंग बना हुआ है। हर घर शहीदों के खून से रोशन है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करेंगे। इस्लामाबाद से सरदार अवैस ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे रिपोर्टर हैं। अवैस, बताइएगा कि आज इस्लामाबाद में क्या कौन कौन सी तकरीब मुनक्किद की जा रही है इस दिन के हवाले से? जी, यौम इस्तिसाल कश्मीर के मौका पर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के समेत जो है वो जितने भी इलाकों में आज कश्मीर के साथ ज़ाहिर यकजहती मनाई जा रही है, तो तमाम तकारीब की जो मरकज़ी तकरीब है थी वो आज इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर डी खारजा के ज़ेर तमाम जो कश्मीर सॉलिडेरिटी वाक है उसका आगाज़ किया गया, जिसकी क़यादत सेक्रेटरी ख्वाजा साइरस काजी और वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम, जबकि डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार भी इस वाक में शरीक हुए। बच्चों की जो पाकिस्तान स्वीट्स होम के बच्चे हैं, इसी तरह शोबा ज़िंदगी से मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले कसीर तादाद में जो लोग थे वो इस वाक में शरीक हुए। डी चौक पर जो इस वाक का अख्तिताम हुआ और यहाँ पर जो हुर्रियत रहनुमा है ग़ुलाम अहमद सफ़ी, वफाकी वज़ीर अमीर मकाम, डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार और इसके अलावा जो वज़ारत ख़ारजा के हुकाम थे उन्होंने यहाँ पर अहम खिताब किया। और भारत का जो 5 अगस्त 2019 का गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम था, जो जिसके ज़रिए उन्होंने जो खिताब करने वाले जो मुकर्रीन थे उनका ये कहना था कि भारत ने कोशिश की है कि कश्मीर का नक्शा तब्दील किया जाए और मुसलमानों की जो अक्सरियत है उसे अक़लियत में बदला जाए। और 5 अगस्त 2019 के बाद भारत के जो मज़ालिम थे, जो बर्बरियत थी, उसमें इजाफा हुआ है। पाकिस्तान ने कोशिश की है कि वो हर फोरम पर जो है वो कश्मीर का मुकदमा लड़े। तो आज दिन भर इस्लामाबाद में जो यौम इस्तिसाल कश्मीर के हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात हैं उनका सिलसिला चलता रहेगा। अब ये जो मरकज़ी तकरीब थी जिसका आपसे कुछ देर पहले जो अख्तिताम हुआ है, इसके बाद मुख्तलिफ सेमिनार्स हैं, मुशायरों का भी एहतमाम किया गया है और मुख्तलिफ जगह पर जो वज़ारत ख़ारजा के हुकाम है या वज़ारत अमूर कश्मीर के जो हुकाम है उन्होंने भी अपने अपने ज़ेर तमाम जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो तकारीब का भी इनेकाद किया है। रैली भी निकाली जाएंगी। जबकि इस तरह यहाँ पर जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के आज़ाद कश्मीर के सरबराह साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान, उन्होंने भी एक अलग से रैली का इनेकाद किया जो कि रावल चौक से शुरू हुई और वो भी डी चौक पर आकर अख्तिताम हुई। और यहाँ पर आकर उन्होंने हुर्रियत रहनुमाओं और पाकिस्तानी जो वफाकी वज़रा थे, पाकिस्तानी सेक्रेटरी ख़ारजा और वज़ारत ख़ारजा के जो हुकाम थे उनकी हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और जो मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी हैं उनकी जद्दोजहद को खराज तहसीन भी पेश किया और भारत के गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम को शदीद मज़म्मत की। जी, बहुत शुक्रिया आपका सरदार अवैस, आपने तफसीलात से आगाह किया। तो कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में और बिलखसूस 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दाम के बारे में बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी इनवारुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आज मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे को 5 साल मुकम्मल हुए हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। आज का दिन कश्मीरियों के लिए कितनी अहमियत का हामिल है? आज का दिन है, ये कश्मीरियों की तारीख में तो एक स्याह तरीन दिन है। अब 5 साल गुजर गए। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि कौमों की ज़िंदगी के रुजो ज़वाल की दास्तानें लम्हों से मशरूत नहीं हैं, घंटों से मशरूत नहीं है, दिनों हफ्तों सालों से मशरूत नहीं है। आज़ादी की कीमत खून से देनी पड़ती है और इसके लिए माह साल मैटर नहीं करते। अगर ऐसा हो तो जो हमारी नस्ल से कबल की जो नस्लें अपनी माल जान इज़्ज़त आबरू सब कुछ इस लाजवाल आज़ादी की जदोजहद के लिए कुर्बान कर बैठी हैं, तो फिर खुदा न खास्ता उनकी कुर्बानियों पर कोई सवालिया निशान उठाया जा सकता है? कतन नहीं। हाँ, ये इकरार करने में कोई हर्ज नहीं कि शायद थोड़ी सी धुंध गुज़श्ता सालों में तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से छाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी तहरीक में उस तहरीक की बुनियाद जद्दोजहद से पहले पॉलिसी की सूरत में सामने नज़र आती है। जब पॉलिसीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होने लग पड़े
तो फिर ये कहा जा सकता है कि तहरीकों का मुस्तकबिल सवालिया निशान बन रहा है। मैं बतौर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर आपको ये यकीन दिलाता हूँ, और आज जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का खिताब है वो ख़ुद इस बात का गवाज़ी है कि कश्मीर पॉलिसी पर एक नुक्ते के बराबर भी कोई तब्दीली नहीं है। बिल्कुल ठीक है चौधरी साहब, हम देख रहे हैं कि हर जुल्म के बावजूद मासूम और निहत्ते कश्मीरी अवाम जालिम मोदी सरकार के सामने डटे हुए हैं। वो दुनिया में बहादुरी और हिम्मत का निशान बने हुए हैं और कश्मीर की आज़ादी का झंडा लहरा रहे हैं। मजालिम के बावजूद डट खड़े होना कितना काबिल तहसीन है। अब तो लोग होलोकॉस्ट को भूलने लग पड़े हैं। जो मैसिव किलिंग्स वहाँ की गई वो कितने माह में की गई, वहाँ तो सालों की बात भी नहीं है। कश्मीरियों की तो जो आज़ादी की जद्दोजहद है ये तो लाजवाल दास्तान है। तो आप पूरी दुनिया में एनवायरनमेंट देखें कि सप्रेशन बढ़ रहा है और उसके अगेंस्ट रद्द अमल भी बढ़ रहा है। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मायूस नहीं हूँ कि जो आज़ादी की तहरीक है, अभी आपने देखा कि इस इंडिजिनस तहरीक के नतीजे में जम्मू में रद्द अमल आया, वो हिंदू पॉपुलेटेड एरिया था। और भारत का जितना भी दावा है, अगर मोदी का मकबूजा कश्मीर की पॉलिसी का फलसफा कामयाब होता नजर आता तो ये क्यों कर मुमकिन था कि उसको वादी में लोकसभा की नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़ा करने के लिए नहीं मिले। तो जज्बात से हटकर अगर संजीदगी के तनाजुर में तरीके आज़ादी कश्मीर और मकबूजा कश्मीर की आवाम की जदोजहद के बारे में अगर आप राय चाहें तो हर गुजरते लम्हे ये तहरीक अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। जी बिल्कुल। अनवारुल हक साहब, पाकिस्तान ने भारतीय मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में आवाज़ बुलंद की है, आलमी बरादरी को भी पुकारा है, कश्मीरियों की हालत ज़ार की तरफ तवज्जो दिलाई है, मगर आलमी बरादरी ने कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया। आलमी बरादरी भारतीय मुजालिम पर आंखें क्यों चुरा रही है? रवायती जुमला है ना कि आलमी बरादरी आके आपके मसाइल हल करे। तो अगर तो ईस्ट तिमोर के अलावा कुछ आलमी बरादरी ने हल किया है, मुसलमानों के मसाइल, पूरी उम्मा के मसाइल जो हैं, बोस्निया से लेकर इरिट्रिया से लेकर फ़लस्तीन से लेकर सूडान से लेकर रोहिंग्या से लेकर, कोई एक जगह पे मुझे बताएं कि जहां आलमी बरादरी ने मुस्लिम उम्मा का कोई मसला हल किया है। ठीक है अनवर साहब, आपको नहीं लगता कि अब हमें पानी जो है वो सर से ऊपर गुजर चुका है, अब बयानात से आगे बात होनी चाहिए, पाकिस्तान को मासूम कश्मीरियों के लिए अमली तौर पर कोई कदम उठाने की ज़रूरत है? जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जदोजहद के बुनियादी फरीक LOC के आर और पार बसने वाले कश्मीरी हैं या बैनुल अक़वामी दुनिया में बसने वाले कश्मीरी हैं। ठीक, ये जंग हमें लड़नी है। अगर हम ये तवक्को करें कि हमारे जगह ये कुछ लड़ेगा तो ये मुमकिन नहीं है। हाँ, जो आईने पाकिस्तान ने, जो रियासत पाकिस्तान ने और जो अवाम पाकिस्तान ने हमसे वादा किया है वो है अखलाकी, सियासी और सफारती हमायत का। और उसकी मैं आपको वाज़ेह मिसाल देता हूँ कि जो हमारे और मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के लाजवाल रिश्ते हैं, उनकी जो सबसे छोटी मिसाल है वो क्या है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए 3 रुपये बिजली और पाकिस्तान में 71 रुपये। जी। तो जो पाकिस्तान सहूलत अपने शहरियों को नहीं दे पा रहा, वो कश्मीर के हर शहरी को मुयस्सर है। और मैं इसीलिए ये कहता हूँ कि पाकिस्तान ही तरीके तकमीले पाकिस्तान के लिए और तरीके आज़ादी कश्मीर को उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए लाजिम है। तो सब आज के दिन के हवाले से कश्मीरियों को कोई पैगाम आप देना चाहें, और बिलखसूस ज़ालिम मोदी सरकार के लिए क्या पैगाम है? इंतहा पसंदी का रद्द अमल इंतहा पसंदी की सूरत में सामने आता है। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट इन द डायरेक्शन। भारतीय इंतहा पसंदी ने भारत की तमाम इकाइयों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है, जिनमें मुसलमानों के अलावा अक़लियतें, भारत के अंदर बसने वाले ईसाई, कि वहाँ किसी की इज्जत भी महफूज नहीं है। मामला बाबरी मस्जिद का नहीं है, मामला बुनियादी इंसानी हकूक का है, हिंदुओं के हकूक का नहीं है। और जब
वहाँ पे गालिब अक्सरियत बशमूल कांग्रेस की क़यादत, दीगर इलाकाई जमातों की क़यादत ये समझने लग पड़े कि इंतहा पसंदी का और दहशत गर्दी का वो सफ़र जिसके साथ नरेंद्र मोदी महवे परवाज है वो पूरे भारत को ले डूबेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अदराक अब भारत के अंदर पैदा होना शुरू हो गया है, इसलिए 300 या 400 पार का नारा जहन्नम वासल हो गया। सही। आज वहाँ कोलिशन गवर्नमेंट है, तो इसका तर्जमा क्या है कि मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसियों को तो भारत के अंदर भारत के अवाम ने मुस्तरद कर दिया है, बाकी किसी का क्या कहना। और जहाँ तक मकबूजा कश्मीर के भाइयों की हमारी बात है, हमारी बहनों हमारी बेटियों की बात है, तो ये यकीन इस कुर्सी पर बैठने वाला हर शख्स, चाहे वो मैं हूँ या कोई और है, वो दिलाए बगैर आज़ाद कश्मीर में एक कदम भी नहीं रख सकता कि वफा के वो रिश्ते और खून से लिखी जाने वाली वो दास्तानें कि जिनको तारीख हमेशा सुनहरी रूप से लिखती रहेगी, उनके साथ अगर किसी ने वफा ना की, चाहे वो मैं हूँगा या कोई और होगा, तो वो इबरत का निशान बन जाएगा। जी, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब मौजूद मौजूद थे और आज के दिन के हवाले से कश्मीरियों के हकूक़ पर गुफ्तगू फरमा रहे थे। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हुर्रियत रहनुमा है साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर बराए इंसानियत मिशाल मलिक साहिबा। मिशाल मलिक साहिबा, आज पाकिस्तानी कौम की जानिब से मासूम कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का इजहार किया जा रहा है। आज के दिन के लिए और इसकी मुनासबत से मोदी सरकार को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा जो पैगाम है मोदी सरकार को, हिंदुस्तान की स्टेट को, कि पिछले 77 इयर्स हो गए हैं इंडियन ऑक्यूपेशन को, मगर आज तक जितने भी उन्होंने एट्रॉसिटीज़, मैसेकर्स, जेनोसाइडल एक्ट्स किए, और क्राइम्स किए हैं, एथनिक क्लेंजिंग हुई है, मगर वो किसी भी वे में हमारी जो स्पिरिट है, जो हमारी डिटर्मिनेशन है आज़ादी के लिए, उसको किसी भी सूरत ये कुचल नहीं सकते। हाँ, दुनियावी तौर पे अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा इन दिहाइयों में हमें बॉडी बैग्स मिले हैं, अपने जवानों की शहादतें मिली हैं, हमें बहुत से मिसिंग पर्सनस मिले हैं, अनमार्क्ड ग्रेव्स मिली हैं, बहुत से लाखों जो लोग हैं डिस्प्लेस्ड हुए हैं, लाखों लोगों को जेलों में और टॉर्चर सेल्स और अंडरग्राउंड सेल्स में डाला है। मगर मैं मोदी से पूछना चाहती हूँ और हिंदुस्तान की सरकार से कि आपको मिला क्या है? आपको जो कब्ज़ा था वो कब्ज़ा तो आप के ऊपर कब्ज़ा करना जिंदा लाशों के ऊपर तो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर आपने जो हमारी स्पिरिट, हमारा दिल, हमारी रूह है, उस पर आप कभी भी कॉन्कर नहीं कर सकते, तो यू हैव फेल्ड। जी बिल्कुल। अब मिशाल साहब, आप कुछ अमली इक़दामात की बात करते हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जी। अब जैसे मोदी सरकार की जानिब से भारतीय हिंदुओं को कश्मीर के डोमिसाइल दिए जा रहे हैं, 50 लाख हिंदुओं को बसाया गया है, ज़मीन हथियाने की कोशिश की जा रही है, तो भारत के अब इस गासिबाना कब्जे को कैसे रोका जाएगा? इसको रोकने के लिए मैं तो अपील कर रही हूँ इंटरनेशनल वर्ल्ड, इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि खुदारा अब तो आप कोई एक्शन लें, इनको रोकें। ये तो जेनोसाइडल एक्ट्स तो मोस्ट अनफॉरगिवेबल क्राइम इन द वर्ल्ड है, और ये पूरी कौम की जेनोसाइड, जो नस्ल कुशी की जा रही है, और जिस तेज़ी से वहाँ पे नकल मकानी की जा रही है, और जिस तेज़ी से वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंजेस लाए जा रहे हैं, सारी की सारी अगर चीज़ें देखी जाएं कि इंटरनेशनल जो कवानीन है जिसके तहत ये दुनिया फंक्शन करती है, उन सारे कवानीन जो हैं उनको, उनके ऊपर एक खुदकुश हमला किया है हिंदुस्तान की इस सरकार ने। और 5 अगस्त को जो एक्शन लिया है उसके बाद से लेकर अब तक जितनी भी अनअकाउंटेबल हैं एट्रॉसिटीज़ और जो ब्लडशेड है, और हमारी सारी की सारी जो पुरअमन लेजिटिमेट तहरीक को दफनाने की कोशिश की जा रही है, तो ये दुनिया होश के नाखुन ले। हम क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं? 3 न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के बीच में एक फ्लैश पॉइंट है और बहुत क्लोज हैं एक और जो है एस्केलेशन की इंडिया की तरफ से। तो ये तो मामला बिल्कुल ही जो है ऑर्फन्ड हो गया है, ये बन गया है, टोटली स्ट्रैंडेड लोगों को कर दिया गया है, और पिछले कितने 5 साल हो गए हैं और लोगों की जो आवाज़ बंद कर दी गई है। तो ये ना हो कि सारी जो कश्मीरी कौम है वो सिर्फ़ और सिर्फ कब्रों में हमें मिले, एक्सटिंक्शन की तरफ मिले, मगर उसके साथ साथ जो ग्लोबल जो जिम्मेदारी है ख़ास तौर पे इस टाइम पे इकोनॉमिक और डिफेंस सैंक्शंस लगनी चाहिए, और बीइंग अ टेररिस्ट स्टेट फॉर violating and committing terror activities globally also through RSS and HSS and within Indian illegally occupied Jammu and Kashmir through their army and their public now. ठीक है मिशाल साहिबा, हम मकबूजा कश्मीर के तमाम दिन भरपूर अंदाज में मनाते हैं, दुनिया भर में भारतीय मज़ालिम को जाकर करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। हमारी इन कोशिशों का आलमी बिरादरी पर क्या कोई असर पड़ता है? देखिए, ये तो एक जहाद मुसलसल है,
कश्मीर की आज़ादी की तहरीक जो है उसमें कोई ये नहीं सोचता कि एक दिन में आपको आज़ादी मिल जाती है। दुनिया में सबसे जो मुश्किल चीज़ है वो सॉवरेनिटी है, आपकी शनाख्त है। और जब आपकी शनाख्त छीनी जाती है, और आप अपनी आज़ादी के लिए पाकिस्तान मूवमेंट को देख लें, लाखों लोग शहीद हुए उसके अंदर। दुनिया भर में जो कौमें वजूद में आई उनमें बहुत दिहाइयों की कुर्बानियाँ थीं, मगर बात सारी ये है कि कश्मीर और पैलेस्टाइन का मसला इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के अंदर सबसे पुराने लेजिटिमेट लीगल और इंडिजिनस मसले हैं हक़ खुदरादियत के। और वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत से नए सॉवरेन नेशंस बने और दुनिया ने 1945 में ये वो किया कि नॉट अनदर हॉलोकास्ट, वी कैन नॉट अफोर्ड अनदर हॉलोकास्ट इन द वर्ल्ड। मगर हॉलोकास्ट तो हो रहा है कश्मीरियों पैलेस्टीनियंस के ऊपर। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़, जितनी भी कोशिशें पाकिस्तान भी कर रहा है, पाकिस्तान की आवाम भी कर रही है हमारे लिए, कश्मीरी दिन रात कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अपने खून से इस पूरी की पूरी तहरीक को लिख रहे हैं। मगर ये तभी जो चीज़ें हैं ये आगे चलती जाएंगी जब उनकी आवाज़ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ना सिर्फ सुनी जाएगी बल्कि एक्शन लिया जाएगा। तो ये आपको जो भी सुन रहे हैं मुझे, आप हमारी आवाज़ को और भी ज़्यादा तेज़ी से बुलंद करें, कैंपेन करें, वॉरियर्स बन जाएं, पुरअमन वॉरियर्स कश्मीर की तहरीक की। और लोगों के सामने, दुनिया के सामने आप ही हमारा कैमरा हैं, आप ही हमारी आवाज़ हैं, आप ही हमारी आंखें हैं। तो दुनिया को सुनाएं, दुनिया को दिखाएं कश्मीर में क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ तो कोई जा नहीं सकता। तो प्लीज़ कंटिन्यू सपोर्टिंग द कश्मीरी। जी बिल्कुल मशाल साहबा, जैसा कि आपने कहा, मीडिया तो अपना किरदार भरपूर निभा रहा है और इस कश्मीर कॉज को भरपूर अंदाज में सपोर्ट किया जा रहा है। ये जानना चाहूँगा मैं मैम कि आलमी बरादरी आपको क्या लगता है मकबूजा वादी में भारतीय मुजालिम और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस क्यों नहीं ले रही, क्यों इदराक नहीं कर पा रही? ये बहुत बड़ा फेलियर है, ग्लोबल कोलैप्स है। मैं समझती हूँ कि ग्लोबल सिस्टम्स का कोलैप्स होता जा रहा है, कि इतनी ज़्यादा इमोबिलिटी है, इनएक्शन है, और इतनी ज़्यादा आई थिंक कौन सी वो मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से वो इतने बड़े ओपनली जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया, इन्होंने इंटरनेशनल लॉज को किया, एक्सपायर्ड कॉलोनियल लॉज जो थे 1860 के, उनको जो है कश्मीरियों के ऊपर ठोसा गया और उनके ऊपर इन्फोर्स किया गया, कश्मीरियों के ऊपर ऊपा, टाडा, पोटा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट और भी बहुत से सेडेशन के चार्जेस जो कि दुनिया में नलिफाइड हैं और कश्मीरियों पे किए जा रहे हैं। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो अगर जो इस वक्त का करंट वर्ल्ड ऑर्डर है, अगर ये इनके ऊपर नहीं कोई रोल प्ले कर सकता कि इन मसलों को पुरअमन तरीके से हल किया जाए, कश्मीर और पैलेस्टाइन का एक बहुत बड़ा ब्लो मिला है ग्लोबल पीस नेटवर्क को कि इस वक्त जो हमास के लीडर की असैसिनेशन हुई है और वो एक पीस प्रोसेस चल रहा था, रिलीज ऑफ प्रिजनर्स, तो यही दो मसले हैं। अगर ये ही अंजाम होना है जब आप पीस की तरफ जा रहे हैं, पीस टेबल पे जा रहे हैं, जब वो टेबल ही टूट गया है, वो चेयर्स ही हैं, उस पर ही आके आप गन शॉट कर देते हैं, तो देन आई थिंक हमें मान लेना चाहिए कि कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप, लीग ऑफ नेशंस के बाद यूनाइटेड नेशंस का भी ऑर्डर है, इट इज़ कोलैप्स्ड, और कोई नेक्स्ट ही कोई सिस्टम आएगा, मगर उससे पहले तो सारा केओस और जंगल लॉ ही चल रहा है दुनिया में। ठीक है, भारत में इंतहा पसंद हिंदुत्व सोच अरूज पर है। ये सोच सिर्फ कश्मीरी या भारतीय मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरे खित्ते की सलामती के लिए ख़तरा है। आप क्या समझती हैं कि चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनना मोदी का कितना ख़तरनाक है खित्ते के लिए? देखिए, ये तीसरी दफ़ा जो इनका बनना है और फिर जिस तरीके से इन्होंने टारगेट किया है, कश्मीरियों को नस्ल कुशी की है, हमारी लीडरशिप को मारने की कोशिश की है, बहुत सौ को मार भी दिया है, शहीद कर दिया गया है। यासीन साहब को फांसी घाट चढ़ाने की कोशिश की जा रही है 8 अगस्त को, और फिर उसके साथ साथ विद इन इंडिया जो फॉल्ट लाइंस हैं उनकी, जो वहाँ पे आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, या डिफरेंट मज़ाहिब के लोग हैं, या जो मॉडरेट हिंदूज़ हैं और दलित जो वहाँ पर हैं, जो वहाँ पे सिख हैं, जो वहाँ पे मुसलमान हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, जो फोर्स्ड कन्वर्जन्स, डेमोलिशन ऑफ सेक्रेड वर्शिपिंग प्लेसेस, चाहे वो चर्चेज़ हैं, चाहे वो गुरुद्वारे हैं, चाहे वो मस्जिदें हैं, और फिर उसके साथ साथ जो वहाँ पे अयोध्या मंदिर की बाबरी मस्जिद के ऊपर तामीर करना, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, विद इन इंडिया भी एक सिविल वॉर चल पड़ी है। और मैं देख रही हूँ कि नेबरिंग कंट्रीज़ का भी अगर आप देख लें, सब तंग हैं अखंड भारत के नैरेटिव से। बांग्लादेश को देख लें, श्रीलंका को देख लें, फिर उसके बाद नेपाल, भूटान, फिर उसके बाद चाइना के साथ जिस तरह वो हेजेमनी की बैटल कोशिश कर रहा है इंडिया विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल वर्ल्ड में, कि भी उनको एक्सक्यूज़ ये दे के चाइना की डोमिनेंस करने के लिए, जिस तरह अभी रीसेंट यूएस
इंडिया डिफेंस पैक्ट होने लगा, ये भी बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि खित्ते का जो है पावर डायनामिक्स में इम्बैलेंस आ जाएगा। तो द वर्ल्ड मस्ट लुक एट इंडिया फ्रॉम एन इंटरनेशनल प्रिज्म कि इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे कि एक आइडियोलॉजिकल जो है हिंदुस्तान की स्टेट एक आइडियोलॉजिकल आरएसएस की ट्रेंड आर्मी बनने वाली है। कैन द वर्ल्ड अफोर्ड अनदर नाज़ी आर्मी? तो ये बहुत बड़ी एक क्वेश्चन मार्क है। मशाल साहबा, जाते जाते मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, ये बताइएगा। और दूसरा ये कि मकबूजा वादी की आईनी हैसियत बहाल करने के लिए पाकिस्तान को किन इक़दामात की ज़रूरत है? देखिए, पाकिस्तान पिछले 5 सालों से जो फॉरेन ऑफिस की तरफ से है कि कोई डायलॉग नहीं हो रहा, कंडीशन ये रखी हुई है कि रिवर्स ऑफ आर्टिकल 370 और 35A, फिर उसके साथ डाउनग्रेड कर दी गई हैं डिप्लोमेटिक टाइज, ट्रेड टाइज नहीं है। मगर अब जो हमें इस वक्त ज़रूरत है कश्मीर को, अपार्ट फ्रॉम दिस इज़ डिप्लोमेटिक क्लोजर के, हमें ज़रूरत है कि इंटरनेशनली जो इंटरनेशनल ख़ास तौर पे जो लीगल इंस्टीट्यूट्स हैं, ख़ास तौर पे यूनाइटेड नेशंस के अंदर लॉबिंग करना कि इंडिया की मेंबरशिप को कैंसिल किया जाए, इंडिया को अंडर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस चैलेंज किया जाए, ऑन अ वॉर फुटिंग कैंपेन की जाए, और जितनी हमारी एम्बेसीज़ हैं दुनिया भर में वहाँ पे कश्मीर सेंटर जो है, कश्मीर डेस्क है, उसको एक्टिवेट किया जाए और पूरे साल का एक कैलेंडर हो कि कहाँ कहाँ थिंक टैंक्स के अंदर कैंपेन की जा रही हो। फिर हमारे पास बहुत सी वीडियोज़ हैं, बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, बहुत सा फोरेंसिक एविडेंसेस है, फिर डॉसियर है पाकिस्तान ने जो प्रेजेंट किया हुआ है कश्मीर के हवाले से, और जो टेरर नेटवर्क है इंडिया का आरएसएस का, और जिस तरह वो डिस्टेबलाइज़ करना चाहते हैं रावला कोर्ट में पाकिस्तान में भी, जिस तरह वो टारगेट कर रहे हैं कश्मीरियों को और टेरर एक्टिविटीज़, बिकॉज ग्लोबली भी इनका टेरर नेटवर्क इतना फैलता जा रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो कनाडा हो। तो दुनिया में भी एक ओपिनियन आ रहा है कि ये रेडिकल नेटवर्क जो है ये फैलता जा रहा है, इट मस्ट बी स्टॉप। तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए और जो कॉमन ग्राउंड है ग्लोबल इंटरेस्ट को इंगेज करने के लिए, उस पर भी आई थिंक बहुत ज़रूरत है कि पाकिस्तान की हुकूमत और जो स्टेट है इसके ऊपर एक कांस्टेंट, एक कम से कम 5 से 10 साल की वॉर फुटिंग की पॉलिसी बनाए, एक रिगरस जो है टाइम फ्रेम के साथ कि कहाँ कहाँ ग्लोबल एवेन्यूज़ को टच करना है, और हाई लेवल के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस कराई जाएँ डिफरेंट ग्लोबल कैपिटल्स में कश्मीर की एडवोकेसी के लिए, और जो कश्मीर की सिचुएशन है और रिलीज ऑफ प्रिजनर्स। जहूरियत रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ मिशाल मलिक साहिबा मौजूद थीं। आज के दिन के हवाले से कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत और उनके ज़िंदगियों में जो मुश्किलात थीं और पाकिस्तान का किरदार, इस तमाम तर सूरत हाल पर वो गुफ्तगू फरमा रही थी। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सेहत की। तो यूनिसेफ और WHO के ताउन से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 1 से 7 अगस्त तक मदर फीड की अहमियत को उजागर करने के लिए हफ्ताए आगाही मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि मदर फीड बच्चों की सेहत के लिए कितना ज़रूरी है, इसके फ़ायदे क्या हैं, और दुनिया जैसे जैसे हम देख रहे तरक्की कर रही है, मदर फीड से दूर होती जा रही है। बहुत सारी माएँ जो हैं उनका रुझान कम हो चुका है मदर फीड को लेकर। पाकिस्तान नेशनल न्यूट्रिशन के सर्वे के मुताबिक हर 5 में से 1 घर में नौज़ायदा बच्चे को माँ का दूध नहीं पिलाया जाता, जबकि 48% माएँ सिर्फ 5 माह तक बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं। सिंध में बच्चों को माँ का दूध पिलाने की शरह दूसरे इलाकों से निस्बतन ज़्यादा है, जबकि सूबा पंजाब मुल्क की कम तरीन शरह में पाया गया। यूनिसेफ और WHO का कहना है कि माँओं का दूध पीने वाले बच्चों की शरह में इजाफा करके सालाना 8 लाख से ज़ायद बच्चों की जानें बचाई जा सकती हैं। जी बिल्कुल, माँ का दूध बच्चे की नशोनुमा, मुदाफ़ती निज़ाम और मजमूई सेहत के लिए किस तरह से मुफीद साबित होता है, ये जानेंगे हमारी मेहमान माहिर ग़ज़ाइयत कोमल खालिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। कोमल साहिबा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। कोमल साहिबा, ये बताइएगा कि माँ का दूध बच्चे के लिए कितना फ़ायदेमंद है और उसकी सेहत पर कैसे असरअंदाज होता है? देखिए, जो मदर फीड है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है जो न्यूबॉर्न बेबी है उसकी हेल्थ के ऊपर। इन अ वे के रिसर्चर्स ने ही प्रूव किया है कि जो बच्चे मदर फीड पे रहते हैं उनकी इम्यूनिटी बेहतर होती है, उनके अंदर ये ओबेसिटी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। डायबिटीज़ का रुझान अगर कोई जेनेटिकली फैमिली में कैरी कर रहा है तो इन बच्चों में ज़रा शरह उस चीज़ की कम होती है। और एक रिसर्च ने ये भी प्रूव किया है कि जो बच्चे मदर फीड पे होते हैं दे आर रिलेटिवली इंटेलिजेंट देन द वंस जिनको फीड नहीं किया गया मदर फीड के ऊपर। सो इसका इम्पैक्ट तो है बच्चे की हेल्थ के ऊपर। ये बेस्ट गिफ्ट है आई थिंक फॉर द बेबीज़। सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि बेबी जो है वो अभी बिल्कुल जैसा न्यूबॉर्न बेबी है उसकी जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं न्यूट्रिशनली हम अगर बात करें तो वो मदर्स मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती हैं। सारे न्यूट्रिएंट्स बैलेंस्ड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं।
यू डोंट नीड टू ऐड एनीथिंग और यू डोंट नीड टू सब्ट्रैक्ट एनीथिंग कि इसमें ये कर ले तो ऐसे हो जाए, वो कर ले तो ये, तो वो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, हम देखते हैं कि कोमल फार्मूला मिल्क्स में कभी बच्चों को सूट करते हैं, कभी नहीं करते, बच्चों की सेहत भी ख़राब होती है और न्यू बॉर्न बेबी के लिए हॉस्पिटल में जाना, फिर ड्रिप्स लगनी, बड़ा तकलीफ दे मरहला होता है। तो ज़्यादातर जो मैंने अपने इर्द गिर्द लोगों को देखा, उनके साथ ये मसाइल थे कि मदर्स जो थी बहुत कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से फीड वो अपने बच्चों को दे सकें, लेकिन नेचुरली फीड उन तक नहीं आई। और वो ऐसा हो सकता है क्या, और इसमें क्या खराबियाँ हैं जो हम करते हैं अपने थ्रू आउट सारे मतलब 9 मंथ के पीरियड में, कि मदर फीड जब बेबी की बर्थ होती है उसके बाद नहीं आती? देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोडक्शन ऑफ मदर मिल्क को। जब राइट फ्रॉम द डे जब आपने कंसीव किया है, यू नीड, बल्कि उससे भी पहले 3 मंथ्स बिफोर यू नीड टू टेक योर फॉलिक एसिड्स और सारे सप्लीमेंट्स, वो सब चीज़ें राइट अमाउंट में लेनी है कि यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दिस जर्नी। इट्स अ जर्नी। तो इसी तरह जब आपकी मदर की बॉडी में न्यूट्रिशनली डेफिशिएंसीज होंगी, वही चीज़ें आगे प्रिवेल करती हैं न्यूबॉर्न बेबीज़ के अंदर। इनिशियली अगर आप ये कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन, ये सारे स्टोर्स अगर आपकी बॉडी में नहीं हैं, तो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर भी वो सारी डेफिशिएंसीज लेके वो पैदा होगा, और इस चीज़ का इम्पैक्ट आता है फिर मदर्स मिल्क के ऊपर। वो उस तरह से स्क्रीट नहीं होता। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें जो जेन्युइनली प्रेजेंट होती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो हमने मिथ्स भी बनाए हुए हैं। बच्चा रो रहा है, उसने तो रो के ही बताना है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, उसके अलावा कोई और सोर्स है नहीं कि वो बता सके कि उसका क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये कि उस चीज़ में ये कहना कि नहीं फीड प्रॉपर नहीं है, बच्चे का पेट नहीं भर रहा, इसको टॉप फीड लगा दो, ये सारा कुछ कर दो, सो इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट है। आप मदर फीड कराएं, उसको फ्रीक्वेंट रखें, ऑन बेबीज़ नीड रखें, तो वो सारी चीज़ों को बैलेंस आउट करता है। वो हर लिहाज से कंप्लीट। न्यू बॉर्न बेबी की कितनी नीड होती है? देखें, ये कोई भी नहीं बता सकता कि उसकी कितनी नीड है। एज हम ये कहते हैं, जो WHO की गाइडलाइंस है, यूनिसेफ की गाइडलाइंस है, वो ये कहते हैं कि एज पर नीड ऑफ द बेबी, वो जब रो रहा है यू हैव टू फीड द बेबी। सो गाइडलाइन बेसिक यही ही है कि आपने जब बच्चा रोएगा, जब वो फीड मांगेगा, यू हैव टू गिव इट टू द बेबी। और कितने अरसे तक मदर फीड लाजिम है? देखें, इनिशियली तो 6 मंथ्स का तो ये है कि आपने देना ही देना, इसमें तो कोई चॉइस नहीं है कि आप कहें कि बाय चॉइस मैंने 3 मंथ्स किया, 4, इसमें है कि 6 मंथ्स के लिए तो आपने देना है अप टिल 2 years। फिर ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है मदर मिल्क की जो देने की क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, साथ साथ फूड दूसरे हम वीनिंग स्टार्ट कर देते हैं, सॉलिड फूड स्टार्ट कर देते हैं, तो उस लिहाज से होता है कि मदर मिल्क ज़रा उसकी क्वांटिटी कम और बाकी सॉलिड फूड की ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अभी ऐसा क्यों होता है कि मोस्टली जो मदर्स हैं वो मदर फीड नहीं दे पा रही, कुछ तो विलिंगली नहीं दे पा रही, कुछ का होता ही नहीं है? जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, उसकी वजह से होता है कि आपकी C-सेक्शन इसका एक बड़ा मसला। C-सेक्शन का भी हो सकता है, लेकिन देखिए अगर इंडिकेशन है और कोई प्रॉब्लम है, देखिए जितने भी सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं इनकी कोई ना कोई इंडिकेशन होती है, अंडरलाइन कोई ना कोई कॉज होता है दैट यू हैव टू गो फॉर दिस प्रोसीजर। बाय चॉइस जो हम करते हैं कि जी नहीं नॉर्मल डिलीवरी की बजाय सिजेरियन की तरफ चले जाते हैं, आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स के जिसकी वजह से इन सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट आता है। प्लस सबसे बड़ी बात है हमारी जो डाइट है आजकल, जितनी भी फीमेल्स हैं, मेल हैं, जनरली भी अगर हम बात करें, डाइट का बहुत इम्पैक्ट है इन सारी चीज़ों के ऊपर। जो सिम्टम्स हमें आज से 20 साल पहले 50 ईयर्स के बाद फील होते थे, आज 30 ईयर्स के बाद फील हो रहे हैं। दैट मीन्स कि क्वालिटी ऑफ लाइफ प्लस आपकी जो डाइट है, दोनों चीज़ें कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। यानी आप अच्छी डाइट ले रहे हैं लेकिन यू आर नॉट फिजिकली एक्टिव, तो आप अपनी बॉडी में मसल मास गेन नहीं कर सकते। देयर इज़ नो सप्लीमेंट, देयर इज़ नो फॉर्मूला इन द वर्ल्ड कि वो आपको मसल मास गेन करने में हेल्प करे। जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू कि वो चीज़ नहीं हो सकती। सो आपने दोनों चीज़ों को साइड बाय साइड लेके चलना है। इट्स मॉडिफिकेशन ऑफ द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है ना बेसिकली, ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं आपकी मेंटल हेल्थ, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, आपकी एनवायरमेंटल कंडीशंस, आपकी डाइट, आपकी फिजिकल एक्टिविटी। ऐसे कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको फॉलो करके और कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनको खाकर मदर फीड को बेहतर किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल। और इसमें यह है कि जी जो कैल्शियम सबसे ज़्यादा, मिल्क, योगर्ट, और उसमें हमें ये बताना है कि सिर्फ आपकी न्यूट्रिशनल नीड्स जब आपके 9 मंथ्स या बेबी डिलीवर हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि मदर की न्यूट्रिशनल नीड्स आज से एग्जैक्टली ख़त्म हो गई, अब इनको कुछ किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नर्सिंग मदर को भी एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत होती है। इवन रिसर्चर्स हैव प्रूवन कि अगर आपने प्रेगनेंसी में 15 kgs और मोर गेन किया है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या पोस्ट डिलीवरी, आपका वेट जो है वो कुछ kgs आपके नॉर्मल वेट से ज़्यादा है और आप फीड करवाते हो, तो आपकी बॉडी से फैट भी कम होता है। नेचुरल प्रोसेस है वेट लॉस का भी। तो वी नीड टू एजुकेट पीपल कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है ये कोई पुरानी चीज़ नहीं है
या ये कि आप बहुत एडवांस हो गए हैं, आप Old बहुत school आज नहीं के है ये। एग्जैक्टली आज के दौर की मदर हैं, तो आपको टॉप फीड ही कराना, तो ये प्रूव करेगा कि आप अपने बच्चे के लिए बहुत कंसर्न इसको है। ब्रेस्ट कैंसर के साथ भी जोड़ा जाता है कि जो एग्जैक्टली मदर नहीं कराती। इम्पैक्ट आता है इस चीज़ का है। वन ऑफ द कॉज ये भी है कि फीड आपने नहीं ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराई गई बच्चों को, तो उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं, लेकिन ये कि उस इनमें फीमेल्स में इस चीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कोमल, जाते जाते हमारे नाज़रीन को ये भी बता दें कि अगर कोई मदर फीडिंग में उन्हें किसी किस्म की मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है तो वो क्या कर सकती हैं? मेरा तो ख्याल है 2 चीज़ों के ऊपर बिल्कुल इनहिसार है। कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड कंसल्ट अ गुड डाइटिशियन सो दैट यू कैन इम्प्रूव गुड लाइफस्टाइल आप अडेप्ट कर सकते हो, फूड चॉइसेस अच्छी ले सकते हो, ताकि इसका इम्पैक्ट आपके और आपके न्यूबॉर्न बेबी के ऊपर और ये एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर जब आप मदर फीड करवा रही हैं तो आपको अपनी न्यूट्रिशनिस्ट वैल्यूज़ का भी ख्याल रखना होगा। बहुत ज़रूरी, बहुत क्योंकि ज़रूरी। आप असल में हमारे माशरे में होता भी ये है कि हम ये समझ लेते हैं कि बस ठीक है अब इसने डिलीवर कर दिया। अब ये मैंने देखा है कि जो मदर्स बहुत ज़्यादा फीड करवाती हैं उनके अपने चेहरे से रौनक खत्म हो जाती है, स्किन खराब हो जाती है, आंखें अंदर Exactly. चली जाती हैं, गहरे हल्के पड़ जाते हैं। हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, Hair स्किन fall, के ऊपर सारे yes. वो बन जाते हैं। आयरन डेफिशिएंसीज, कैल्शियम, विटामिन डी, मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं। विटामिन डी Yeah. की जिस तरह आजकल एक्सप्लोर हो रहा है कि जी उसके बहुत सारे फायदे हैं अदर देन कैल्शियम, तो वन ऑफ द कॉजेज कि आपको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा, इरिटेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो सही। इसका मतलब है कि डाइट आपकी डेफिशिएंट, आपको पूरी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स में बैलेंस होना चाहिए। बेबी के लिए तो इंपॉर्टेंट है, देखें बेबी के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो आपकी मदर की बॉडी से जा रहा है उसको। मदर के लिए ज़रूरी है कि उसके स्टोर्स पूरे होने चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू बहुत सो मच। शुक्रिया आपका कोमल खालिद साहब, आपने वक्त दिया सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, अब कुछ वक्त हो गया जो एंटरटेनमेंट का, मौसीकी के हवाले से बात करेंगे। और फिर किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं है। वाह, ये एहसान है 7 सुरों का कि ये दुनिया वीरान नहीं है। क्या बात। तो अच्छी मौसीकी को रूह की ग़ज़ा भी कहा जाता है। हमारे अगले मेहमान भी बहुत ही ज़बरदस्त मौसीकार हैं, एक बड़े घराने से इनका ताल्लुक है और अपने फ़न का लोहा पूरी दुनिया भर में मनवा चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद है बख्शी सलामत अली खान के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ गुलकार हैं, मौसीकार हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं नदीम सलामत अली खान साहब। वेलकम करते हैं, कैसे हैं आप? थैंक यू, मैं ठीक जी, आप लोग ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह नदीम साहब। नदीम साहब, जैसे कि अजीम ने आपके इंट्रो में बताया कि आप बहुत बड़े घराने से, म्यूज़िक के घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। पहला सवाल मेरा इससे ही रिलेटेड है कि इंसान जो है वो सुरीला पैदा होता है या बाद में सुर सीखता है? इंसान सुरीला ही पैदा होता है, अच्छा, बेसुरा भी जो है वो भी पैदा ही होता है। सही। समझ आ जी, गई? और जो सुरीला है जी उसने पैदा होना है, और उस्ताद जो है वो अपने नॉलेज से, अपनी मोहब्बत से, जो क्रिएशन उसके पास होती है वो मैनर्स देते हैं उनको, Polish आवारगी करता है। दूर करते हैं। गाने में आवारगी होती है सही। क्योंकि ये एक लैंग्वेज, एक सब्जेक्ट है, इसके सारे गामा हैं। ये इसी तरह मैथमेटिकली होता है, ये सारा जो इसके मात्राज होते हैं, मतलब बहुत डिफिकल्ट काम है। पूरी डिग्री है मुझे लगता है पूरी म्यूजिक। डिग्री है। और कई कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ मैं गया हूँ लेक्चर्स के लिए, क्योंकि वो हैं ही म्यूजिक की यूनिवर्सिटीज, ओके, और दे आर हैप्पीली दे गेट एडमिशन देयर। और लोग हमारे यहाँ तो डर के लिया जाता है ना दाखला जी। तो कितने सारे रिश्तेदार कहते हैं क्या कर रहे हो तुम। जी। क्या साइड पे सही बात है जी। आई थिंक अ वेरी पुअर कल्चर या ड्यू टू दैट। तो नदीम साहब, आपको क्या लगता है इस हवाले से सर के जो सुर है वो खुदा की देन है या फिर उस्तादों के पास रियाजत करके भी सुर सीखा जा सकता है या सुरीला हुआ जा सकता उस्ताद सुर नहीं सिखा सकते, सुर पैदा होता है। है? सही। ये आज आपके प्रोग्राम में ये कह रहा हूँ कि सुर पैदा होता है। उस्ताद अगर polish कोई करता भी उस्ताद जी कहते हैं कि बेटा तुम बहुत ज़्यादा बेसुरे हो, मैं ठीक करूँगा, सही। वो अच्छा नहीं कह रहे। है। ठीक है नदीम साहब, आप हमारे पास बड़ी मेहनत और बड़ी मुश्किलों से पहुंचे हैं। हम चाहते हैं कि हम वक्त ज़ाया किए बगैर आपसे कुछ सुन लें, जी। क्योंकि हमारे प्रोग्राम में वक्त जो है ना वो कम है। चले, मैं एक ना आजकल अपने प्रोग्राम्स में एक चीज़ गा रहा हूँ, जी। वो एक तोहफा है। एक गज़ल सूफियाना रंग होता है गज़ल में, जी जी। होती गज़ल रंग बस रंग सूफियाना होते हैं, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। जरूर। बिस्मिल्लाह। आप इनके शेरों पे जाओगे ना तो आपको मजा आएगा। दिल में दिल पर नहीं तो कुछ भी नहीं,
दिल में दिल नहीं तो कुछ भी नहीं, दिल में दिल भर नहीं तो कुछ भी नहीं, यार जब घर नहीं तो कुछ भी नहीं, यार जब घर नहीं तो कुछ भी नहीं। शेर सुनिएगा। शक्ल कितनी ही सूफियाना हो, शक्ल कितनी ही सूफियाना हो, साफ अंदर नहीं तो कुछ भी नहीं, साफ अंदर नहीं तो कुछ भी नहीं। ज़ाहरी ठाठ से क्या हासिल, ज़ाहरी ठाठ से क्या हासिल, दिल सिकंदर नहीं है तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, दिल सिकंदर नहीं तो कुछ भी नहीं, दिल में दिल भर नहीं तो कुछ भी नहीं, यार जब घर नहीं तो कुछ भी नहीं। क्या वाह, बात वाह, है, वाह, बहुत नदीम साहब, शानदार। बहुत खूब। ये आजकल मैंने आप भी ये लड़ी है, अच्छा बिकॉज शक्ल कितनी ही सूफियाना, वाह वाह वाह, साफ अंदर नहीं तो कुछ भी नहीं। सही सही, बहुत बड़ी बहुत बात। साला एक टॉपिक है, बिल्कुल। इट इज प्योरली हिलने वाला। नदीम साहब, रहा कोई ऐसा एक्सपीरियंस लाइफ में, को मिले ऐसे लोग साफ अंदर नहीं? मिले ही है नहीं, अच्छा है ही मिले नहीं। अच्छा ये तो बहुत अगर आप बड़ा काम है लगाएं, नदीम साहब। अगर आप सारा दिन बारीकी में रहें तो यू कैन गेट सो मेनी पीपल इन दिस सेंसेस, मिलेंगे आपको। नदीम साहब हो बहुत, सकता आप भी वही हो, मैं भी वही हूँ, हाँ, लेकिन है ऐसा है, और ज़ाहिरी ठाठ से है क्या हासिल, दिल जदीद- सिकंदर नहीं तो कुछ मेरा भी नहीं। जदीद दौर के ऐसा कौन सा सिंगर है, मौसीकार है जिसने आपको मुतासर किया? मुझे मुतासर किया, मुझे सब ने मुतासर किया, मुझे गोरों ने भी मुतासर किया, अच्छा, मुझे पाकिस्तान के हर सियासी आर्टिस्ट बयान है ये तो। नहीं यार, सियासी नहीं, मैं एक और बता दूं, लेकिन मुतासिर मेरे दूसरा वाला। मैं फिर भी बता देता हूँ, एक इश्क होता है आपको, जी होता सब है, सब अच्छे हैं, जी, यानी अगर नाम लेना चाहे मेहंदी हसन खान साहब हैं जी, और लता जी, आशा जी, ये मुयड्डम नूर जहाँ जी, फरीदा खानम जी, ये बड़े लोग हैं सारे, गुलाम अली साहब, क्लासिकल लोग। मेरे वालिद बख्शी सलामत, ही वॉज माई आइडियल, और एक और मेरे उनमें मेरे अब्बाली के शागिर्द थी, सादिक अली उनका नाम था, सही, ग्रेट। और मेरे उस्ताद जी, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, क्या बात है। क्योंकि मेरा वो इश्क थे, और मेरे सिफारिश साथ भी वो आई बहुत है, प्यार करते थे, बहुत ज्यादा। नदीम मैं साहब, हमारे सिफारिश पास आई, आज ना जावी कह रहे हैं, दामने हमने सुना। वक्त की गुंजाइश जरा पता ही जो है नहीं वो हूँ। काम। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੱਜ ਨਾ ਜਾਵੀ ਦੀ, आज ना जावी जड़ा है, दैट इज अ वेरी कवाली आइटम, ओके, वो कवाली में हमने गाया हुआ है। अच्छा, अच्छा, तो लेकिन मुझे पता है आपके यहाँ पे लोग उसको लाइक करते हैं, बिल्कुल। तो मैं आपको एक लाइन फरमाइश उसकी है ये सुना- बिलखुसूस। मैं उसकी भी एक लाइन सुना देता, आज हो गया हूँ तक। आज ना जावी। अज ना जानी, अज ना जानी, हाय मेरे दिल दिया जानिया, अज ना जानी, हाय मेरे दिल दिया जानिया, वे मैं